तो चलिए आज चलते हैं इंडियन इंग्लिश पोइट्री की सबसे मजेदार और सबसे मशहूर फेयरवेल पार्टी में। जी हाँ, आज हम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस को पूरी तरह से समझने वाले हैं। इसके पीछे का मजाक, इसका व्यंग और हाँ, एग्जाम के लिहाज से जो भी जरूरी है सब कुछ कवर करेंगे। कविता की शुरुआत ही कुछ इस तरह होती है। फ्रेंड्स, अ डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 डेज। अच्छा, ये लाइन सुनकर कुछ अजीब लगा, कुछ खटका? बस यही तो हमारी जांच का सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग है। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, इसी में पूरी कविता का राज छिपा है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई एक ऐसी कविता जो ग्रामर की गलतियों से भरी पड़ी है, उससे एक मास्टरपीस क्यों माना जाता है? तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन में हम सब मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं। पहला सेक्शन, द आर्किटेक्ट एंड द ब्लूप्रिंट। देखिए, हर बड़ी पहेली के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड तो होता ही है ना? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस साहित्यिक पहेली को बनाने वाले से और उनकी प्लानिंग को समझते हैं। ये हैं निसिम इज़ेकियल, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। एक भारतीय यहूदी होने की वजह से उनका नजरिया बड़ा अनोखा था। वो एक इनसाइडर भी थे और एक आउटसाइडर भी, और इसी वजह से वो इंडियन सोसाइटी पर बहुत गहरी नजर रखते थे। पता है, उन्हें 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था उनकी कलेक्शन लेटर डे सॉन्ग्स के लिए। हालांकि ये कविता उससे भी पहले 1976 में लिखी गई थी। तो इज़ेकियल का मेन हथियार क्या था? वो था सटायर यानी व्यंग्य, और उनका निशाना थी एक बहुत ही खास तरह की अंग्रेजी, जिसे कहते हैं बाबू इंग्लिश। ये उस दौर के क्लर्क्स और बाबुओं की भाषा थी। मतलब सुनने में तो बड़े भारी भरकम और सजे हुए शब्द, लेकिन ग्रामर का कोई अता पता नहीं। ये हमें हंसाती जरूर है, पर असल में ये उस समाज का आईना है। दूसरा सेक्शन, सबूतों का विश्लेषण, विदाई भाषण। ठीक है, अब वक्त आ गया है सबूतों को खंगालने का। तो चलिए इस फेयरवेल स्पीच की एक एक लाइन की चीर फाड़ करते हैं और सुराग ढूंढते हैं। यहां हमें मिलते हैं हमारे पहले भाषाई सुराग, डिपार्टिंग फॉर फॉरेन। होना क्या चाहिए था? डिपार्टिंग फॉर अ फॉरेन कंट्री, है ना? और फिर ये इन 2-3 डेज। अरे ये तो सीधा सीधा हिंदी या गुजराती के 2-3 दिन में का ट्रांसलेशन है। मतलब साफ है, स्पीकर सोच तो अपनी भाषा में रहा है, बस उसे अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कर रहा है। अगला सबूत है कंटिन्यूअस टेंस ट्रैप। स्पीकर कहता है यू आर ऑल नोइंग, जबकि सही अंग्रेजी में इसे यू ऑल नो कहना चाहिए। और फिर वो लाइन, मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। ये स्माइलिंग एंड स्माइलिंग क्या है? ये हमारी भारतीय भाषाओं का असर है, जहां हम जोर देने के लिए शब्द दोहराते हैं। इज़ेकियल ने इस आदत को क्या खूब पकड़ा। और यहां से तो भाषण पटरी से बिल्कुल ही उतर जाता है। मतलब बात हो रही है मिस पुष्पा की, और स्पीकर साहब अपनी ही दुनिया में ठो जाते हैं। कहते हैं आई एम नॉट रिमेंबरिंग, फिर से वही गलती, और फिर शुरू हो जाती है सूरत की कहानी, अपने चाचा के दोस्त के घर रुकने की कहानी। भाई फेयरवेल मिस पुष्पा का है या आपका? भाषण अब पूरी तरह से सेल्फ प्रमोशन बन चुका है। और आखिर तक आते आते भी गलतियों का सिलसिला थमता नहीं। Men also and ladies also जैसे फालतू शब्द, और फिर आता है सबसे बड़ा ब्लंडर। Afterwards, Miss Pushpa will do summing up. Summing up उनका मतलब था कि वो धन्यवाद देंगी, पर झाड़ दिया एक भारी भरकम शब्द जो यहाँ फिट ही नहीं बैठता। बस यही पता चल जाता है कि ये सब दिखावा है। तीसरा सेक्शन, कोड को समझना। तो सबूत तो हमारे सामने है, अब बारी है इस कोड को तोड़ने की। आखिर ये स्पीकर ऐसी अजीब अंग्रेजी बोल ही क्यों रहा है? तो ये स्लाइड देखिए, ये इस पूरी कविता की रोजेटा स्टोन है। ये सारी पहेली सुलझा देगी। स्पीकर की गलतियां रैंडम नहीं है, वो एक पैटर्न फॉलो करती हैं, बाबू इंग्लिश का पैटर्न। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का गलत इस्तेमाल, आर्टिकल गायब कर देना, सीधा सीधा ट्रांसलेशन, शब्दों को आगे पीछे कर देना, और मैलाप्रोपिज्म यानी एक शब्द की जगह उससे मिलता जुलता गलत शब्द बोल देना। ये सब सोची समझी कलाकारी हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं। अब जरा इन दो किरदारों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है हमारा स्पीकर, खुद की तारीफों के पुल बांधने वाला, दिखावा करने वाला और अंदर से अपनी अंग्रेजी को लेकर इनसिक्योर। और दूसरी तरफ है मिस पुष्पा, जो बिल्कुल चुप हैं, पैसिव हैं, हर बात मान लेने वाली। तो स्पीकर दिखाता है वो कॉलोनियल हैंगओवर, जहां अंग्रेजी ही सब कुछ थी, और मिस पुष्पा वो उस दौर की एक टिपिकल दब्बू महिला का प्रतीक है। चौथा सेक्शन, मकसद, गहरे अर्थ। हमने कैसे तो समझ लिया, अब बात करते हैं क्योंकि। इस पूरी कविता का मकसद क्या है? इसके पीछे छिपे गहरे मतलब क्या हैं? तो देखिए, ये कविता सिर्फ मजेदार अंग्रेजी के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो 1970s के इंडियन मिडिल क्लास का एक्सरे है।
इसमें हमें क्या क्या दिखता है? कॉलोनियल हैंगओवर कि अंग्रेजी मतलब स्टेटस, सामाजिक दिखावा, फॉरेन जाकर अपनी किस्मत बदलने का सपना, और ऑफिस की वो झूठी खोखली दुनिया। अब इस कविता को लेकर हमेशा दो गुट रहे हैं। एक गुट कहता है कि ये तो इंडियन इंग्लिश बोलने वालों का मजाक उड़ाना हुआ, लेकिन दूसरा गुट कहता है नहीं, ये तो हमारी अपनी खास इंग्लिश का सेलिब्रेशन है। पोस्ट कॉलोनियल नजरिए से देखें तो ये कविता बिल्कुल सटीक है। ये दिखाती है कि आजादी के बाद भी हम अंग्रेजी बोलने को ही बड़ा मानते थे। 5वां सेक्शन फाइनल फाइल, परीक्षा के लिए खास। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खास तौर पर आरपीएससी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए। यह है आपकी फाइनल एग्जाम चीट शीट। यहां से एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। चलिए फटाफट इन फैक्ट्स को दिमाग में बिठा लेते हैं। कवि कौन? निसिम इज़ेकील। कलेक्शन का नाम हिम्स इन डार्कनेस 1976। पोएम का फॉर्म क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। मिस पुष्पा के पिता सूरत के एक मशहूर वकील। वो विदेश क्यों जा रही हैं? टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट्स, यानी बेहतर भविष्य के लिए। ये पॉइंट्स बिल्कुल रट लीजिए। एग्जाम में एक सवाल आता है, आइडेंटिफाई द लाइन। उसके लिए ये 5 लाइनें रामबाण हैं। इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ये वही लाइनें हैं जिनमें वो सारी खास गलतियां हैं, जैसे डिपार्टिंग फॉर फॉरेन और डू समिंग अप। इन्हें देखते ही पहचान लेना है। चलो एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, स्पीकर सूरत में किसके घर रुका था? सोचिए। हाँ, अपने चाचा के बहुत पुराने दोस्त के परिवार के साथ। अच्छा, दूसरा सवाल, उस दोस्त की पत्नी क्या अच्छा कर रही थी? याद आया? नाइसली कुकिंग। और आखिरी सवाल, यू आर ऑल नोइंग में ग्रामर की क्या गड़बड़ है? बिल्कुल सही, स्टेटिव वर्ब के साथ कंटिन्यूअस टेंस लगा दिया। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस सिर्फ गलतियों की एक लिस्ट नहीं है। ये 1970s के भारत का एक टाइम कैप्सूल है। एक ऐसा कैप्सूल जिसमें उस दौर के लोगों के सपने, उनकी इनसिक्योरिटी और एक पराई भाषा को अपना बनाने की उनकी कोशिश सब कुछ कैद है। बस इसके ह्यूमर को पकड़ लीजिए, बाबो इंग्लिश के पैटर्न को याद रखिए और एग्जाम में ये टॉपिक आपका पक्का है।